नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इतिहास के 100 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न 2021 और 2022 की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें से पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों देखिए, आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद, यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पीसीएस 2022, विधानसभा आरओ एग्जाम, यूपीपीएससी आरओ 2021 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास से जितने भी प्रश्न आए थे सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा दे रहे हों या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप देने जा रहे हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है और पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न है आप लोगों के लिए जिसका आंसर आपको नीचे फटाफट कमेंट करके बता देना है। बताओ ये कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, दोनों बताना है आपको। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। देखो फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर सन बता देता हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो अब इसके आधार पर आप बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प आप चुनेंगे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। तो सब कुछ क्लियर है, बस यहाँ पर शब्दों का हेरफेर है। बताइए कि इसका आंसर क्या चुनेंगे आप। फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और टॉप 100+ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान कहाँ पर दिया था। आपके ऑप्शन है ज्योतिसर, शाहाबाद, लाडवा और पेहोवा। और देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप गेस करेंगे तो बताओ, इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिसर। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक कस्बा है। यह हिंदू तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र पहुआ मार्ग पर थानेसर से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस शक राजा को हराया। आपके ऑप्शन है मोगा, रुद्रदामन, वासुदेव और नहपाण। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन राजा था जिसने शकों को हराया और अपने राज्य के क्षेत्रों को वापस लिया था। सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, चोल वंश का राज्य चिन्ह क्या था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बाघ, मछली, काप या फिर धनुष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन ए बाघ। चोल वंश का राज्य चिन्ह बाघ था। अगला क्वेश्चन, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी। टोंदी, मुसिरी, मदुरै या फिर कावेरी पट्टनम। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी मदुरै। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। वेनसांग के अनुसार पांड्य वंश की राजधानी मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये है अगला क्वेश्चन जो कि यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। और दोस्तों इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका आंसर है आगरा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, यानी कि गुरु नानक देव की जो जयंती होती है वो गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा या फिर धौलावीरा। और इसका आंसर है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। 5 स्टार क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी कि 1773 में। इसका सही जवाब 1773 है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब? 1773 में। तो फ्रेंड्स आगे के जो प्रश्न हैं ये जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 4 जनवरी 2020 से लिए गए हैं। प्रश्न होगा कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किस वर्ष में कानून पारित किया था।
और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन सी। 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून पारित किया था। कब? 1829 में। नेक्स्ट, किस वर्ष में गुरु गोबिंद सिंह ने वैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी? तो खालसा की जो नींव रखी गई थी गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा, कब रखी गई थी? उस दिन बैसाखी था और वर्ष था, यहाँ दोस्तों वर्ष था 1699। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसमें से कोई भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है। सही जवाब इसका बनेगा 1699। ठीक है, तो नियर अबाउट इसमें से सही जवाब ऑप्शन डी आप मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनको आप ए.ओ. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी IAS अधिकारी थे। उन्होंने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1884 में। अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। तो इनको स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा? ये प्रश्न है यहाँ पर। तो वैंकूवर से इसको प्रकाशित करते थे। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा G.D. कुमार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, हालांकि इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। 1938 इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? सूरत के पास स्थित जो स्वाली एस्चुअरी है, पुर्तगालियों को पराजित किया था कब? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि अंग्रेजों ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ 1612। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। धन की निकासी का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक? और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था किसने? गुरु अंगद ने, गुरु नानक ने, गुरु गोबिंद सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को किसने प्रमाणित किया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोबिंद सिंह ने। नेक्स्ट, अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था कहाँ पर? बंगाल और बिहार में, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? तो अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी, जी हाँ दोस्तों, बंगाल और बिहार में। आपका विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? और दोस्तों इसका आंसर होगा जी हाँ ऑप्शन ए, शाहजहां के द्वारा। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? यह प्रश्न सप्लाई इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया था। आगे के जितने भी प्रश्न हैं, जब तक मैं नहीं बताऊंगा, सभी प्रश्न सप्लाई इंस्पेक्टर आपूर्ति निरीक्षक परीक्षा से लिए गए हैं। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? देखिए फ्रेंड्स, कुल मिला के बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई हैं? 4 हुई हैं। और गौतम बुद्ध का जो जीवन काल था आपको पता ही है, 563 BC में उनका जन्म हुआ था और 483 BC में उनकी डेथ हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। और 483 में ही जो बौद्धों की प्रथम संगीति थी उसका आयोजन किया गया था राजगृह में। ठीक है, और जो चौथी संगीति थी यह ईसा की प्रथम शताब्दी में कहाँ पर हुई थी आयोजित? कश्मीर के कुंडल वन में। तो शासन किसका था? कनिष्क का। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखना।
तो बौद्ध संगीति, पहली जो बौद्ध संगीति हुई राजगीर में हुई, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में। और शासन किसका रहा? जो पहली बौद्ध संगीत हुई उस समय शासन था अजातशत्रु का। दूसरा शासन रहा 383 ईसा पूर्व में कालाशोक का। तीसरी बौद्ध संगीत के समय शासन था अशोक का। और चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय शासन था कनिष्क का। ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका आंसर है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाहौर। जी हाँ दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी थे आमने सामने, ये सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन सामने था? टीपू सुल्तान, न तो टीपू सुल्तान थे और ना ही मराठे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मतलब आपका उत्तर है। और इसमें जो विरोधी हैं वो गलत है। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, तो ये भी करेक्ट है। तो डी तो मतलब तो ए बी सी में से आपको चुनना था। सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? चौरी चौरा घटना के कारण, काकोरी घटना के कारण, लोगों की मौत के कारण, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण? तो असहयोग आंदोलन बंद हुआ था कब? चौरी चौरा घटना के कारण हुआ था। यह घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। क्या हुआ था? चौरी चौरा गोरखपुर के पास एक कस्बा था और उसमें जो सत्याग्रही थे उन्होंने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? तो दोस्तों इसका आंसर है चंपारण सत्याग्रह, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया था। और ये भी कि उन्होंने इसी आंदोलन के दौरान ये तय किया था कि आगे से वे केवल एक कपड़े पर अपना गुजर बसर करेंगे। और इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी। अच्छा, महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? 4 स्टार क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार कौन, यहां पर देखिए, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय शब्द याद रखना। राय मतलब विजयनगर के जो शासक होते थे उनको राय कहा जाता था। उनकी एक उपाधि और थी, तो रायों को कहा जाता था नरपति, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा शिव मंदिर चोल राजाओं के संरक्षण में नहीं बना था? कौन सा शिव मंदिर है जो कि चोल राजाओं के संरक्षण में नहीं बना था? नटराज मंदिर चिदम्बरम, ये तो बना था। पलाई वरनाथर मंदिर तंजावुर, ये भी सही है। और गुंडेश्वर मंदिर सिन्नार और बृहदेश्वर मंदिर गंगई कोंडा चोलपुरम। तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुंडेश्वर मंदिर सिन्नार। यह जो शिव मंदिर है ये चोल राजाओं के संरक्षण में नहीं बना। बाकी सभी जो हैं ए, सी और डी ये करेक्ट हैं और ये सभी मंदिर चोल राजाओं के संरक्षण में बने थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे क्या कहा जाता था? अब देखो ये प्रश्न आया था यूपी SSSC की हाल ही में संपन्न हुई परीक्षा में, इसलिए यहाँ पर है। तो इसको कहते थे यस्ट। ये रट लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यूपी SSSC का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। यस्ट इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या नाम दिया था?
तो छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंध के पूर्व में लोगों द्वारा जो भाषा इस्तेमाल की जाती थी उसको कहा था हिंदवी। बाद में यही हिंदवी जो था वो हिंदी में बदल गया। ठीक है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, हिंदवी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई। ये की गई थी किसके द्वारा? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर बन जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया? अंग्रेजों के द्वारा किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए, गांधी इरविन पैक्ट। अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? जैन और बौद्ध ग्रंथों में कुल मिलाकर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बहादुर शाह के द्वारा? नहीं। कौन किया था बताओ? इसका आंसर हो जाएगा नाना साहेब। विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो यूपी पीसीएस 2022 की परीक्षा से लिए गए प्रश्न हैं। ये परीक्षा कब हुई थी? 12 जून 2022 को। तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगुन समिति, तीनों समितियों के 4 समितियों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनकी नियुक्ति किस वर्ष की गई। तो बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति हुई थी 1957 में, अशोक राय मेहता समिति 1977 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, पी.के. थुंगन समिति 1988 में। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। 1, 2, 3, 4 सभी बिल्कुल सही सुमेलित हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। और दूसरा कथन है कि इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तलार, पट्टाकोल, सहसाधिपति और बलाधिपि, इनके कार्य क्या होते थे? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके कूट दिए गए हैं और इसका आंसर क्या बनेगा? तो तलार होते थे रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी, तो ए का चौथा मिल गया। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूलने वाला अधिकारी होता था, तो इसका जवाब हो जाएगा बी का 4। सहसाधिपति कौन होता था? डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता था। और बलाधिप कौन होता था? चुंगी का, जो चुंगी वसूल करता था। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन है 3, 4, 2, 1 जो कि विकल्प ए में है, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ये बिल्कुल सही है। गया ताम्र पत्र क्या सरवर्मन ने लिखा, सरवर्मन के द्वारा स्थापित किया गया था, लिखवाया गया था? नहीं। जीवित गुप्ता द्वितीय दैव वर्णार का अभिलेख, ये भी सही है। और ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, ये भी सही है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? सरवर्मन माला। गया ताम्रपत्र जो है यह समुद्रगुप्त से संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो इसका विकल्प बी आपका उत्तर है। याद रखना, गया ताम्रपत्र समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मुदकी का युद्ध, पोर्टो नोवो का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध और बेदारा का युद्ध। और इसके बाद नीचे दिए गए जो कूट हैं इससे आपको आंसर चयनित करना है। तो मुदकी का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स कब? इसके अलावा पोर्टो नोवो का युद्ध कब हुआ? सकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो इसका उत्तर बनेगा सबसे पहले इसमें आएगा फ्रेंड्स तीसरा विकल्प। ठीक है, सकरखेड़ा का युद्ध सबसे पहले हुआ, उसके बाद फिर आएगा बेदारा का युद्ध, फिर आएगा कौन सा? फिर आ जाएगा फ्रेंड्स आपका पोर्टो नोवो का युद्ध और देन आफ्टर मुदकी का युद्ध। ठीक है, तो इतना याद रखना, इसी क्रम में याद रखना। अगला क्वेश्चन है,
दो सूचियां दी गई हैं भवन और निर्माणकर्ता, आपको मैच कराना है कि किसका निर्माण किसने करवाया था। सुल्तानगढ़ी लाल महल, जमात खाना मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। सुल्तानगढ़ी को किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था, तो विकल्प यहाँ पर 3 सही है। लाल महल को किसने बनवाया था फ्रेंड्स? तो लाल महल बनवाया था बलबन ने, ये भी सही है। जमात खाना मस्जिद ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 3, 4, 1, 2 आपका बिल्कुल सही है। 3, 4, 1, 2 यानी कि विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंबोर, गुजरात, वारंगल और चित्तौड़। तो सबसे पहले अलाउद्दीन ने जो विजय हासिल की थी वो किस पर हासिल की थी बताओ? तो देखो इसका जो क्रम है इस प्रकार से है। सबसे पहले गुजरात विजय आता है यहाँ पर 1297 में। उसके बाद जो अगला विजय होगा वो होगा 1301 में रणथंबोर विजय। गुजरात विजय के बाद रणथंबोर को विजित किया, फिर चित्तौड़ और फिर वारंगल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास जो ऑप्शन है सी ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई और धर्मत की जो लड़ाई हुई। ये सभी जो युद्ध हुए यह किससे संबंधित थे? इसमें औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारने, उनको पराजित करने, उनसे राज अख्तियार करने के लिए ये युद्ध किए थे। सभी युद्ध मतलब नृशंस युद्ध हैं। और इसमें सबसे पहले जो शासनकाल रहा, समय जो रहा वो आपको बताता हूँ। देखो देवराई की लड़ाई हुई थी मार्च 1659 में। बनारस के पास सूजा की पराजय हुई थी 24 फरवरी 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई हुई 29 मई 1658 में। और धर्मत जिसमें दारा मारा गया, दारा को पकड़ के कैद में रख लिया था औरंगजेब ने, बाद में वहीं पर उसको मार दिया था, लेकिन पूरी तरह से दारा का जो अस्तित्व था उसको समाप्त हो गया था। तो धर्मत में विजय प्राप्त हुई थी 15 अप्रैल 1658। किसको विजय मिली थी? औरंगजेब को। तो इसका जो विकल्प बनेगा वो 2, 4, 3 और 1 बनेगा। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर 24 फरवरी 1658 में सूजा की पराजय हुई। उसके बाद 15 अप्रैल 1658 में क्या हुआ था? धर्मत की लड़ाई होती है। फिर 29 मई 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई हुई। और फिर ये देखो 1600 की लड़ाई है, देवराई की लड़ाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना और केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो गदर पार्टी की स्थापना कब थी फ्रेंड्स? तो ये हुई थी 15 जुलाई 1913 में। चिटगांव शस्त्रागार में छापा मारा गया था, सूरसेन इसके लीडर थे, नायक थे, 8 अप्रैल 1930। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना होती है 1914 में। और केंद्रीय असेंबली कांड ये 8 अप्रैल 1929 में हुआ। तो कालक्रमानुसार सबसे पहले घटना घटी पहली वाली, गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। फिर 1914 में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना होती है। फिर 1929 में केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ और चिटगांव शस्त्रागार छापा मारा गया 1930 में। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं किसमें? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरावती में। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई कब? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? द्वितीय शिलालेख, 12वां, 13वां या फिर 11वां शिलालेख? तो कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 12वां शिलालेख। अच्छा, 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है, ये भी याद रखना। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा किस स्थान से संबंधित थे? शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा ये संबंधित थे मारवाड़ से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जी हाँ, ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, अच्छा देखो, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी
24 सितंबर 1873 में। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि यानी कि नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी की किस सभ्यता से पुरास्थल से नाव के चित्र मिलते हैं? तो लोथल और मोहनजोदड़ो से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन ए यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणीश्वर नाथ घोष। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है और फिर कूट के आधार पर आपको उत्तर देना है। पहली सूची दार्शनिक है, दूसरा उनका दर्शन है। तो रामानुज का जो दर्शन था वो था विशिष्ट द्वैत, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा सही होगा। माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है। निम्बार्क जो है यह द्वैताद्वैत से, और वल्लभाचार्य ये शुद्ध द्वैत से, यानी कि इसका सही जवाब बनेगा 4 3 2 1। विकल्प ए यहाँ पर आपका सही है। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण मिला था किसके दरबार में? शाहजहां के। जी हाँ, ऑप्शन डी सही है। ज्योतिबा फुले संबंधित थे किससे? कृषक आंदोलन से? नहीं। श्रमिक संघ आंदोलन से? नहीं। जाति विरोधी आंदोलन से? जी हाँ, ऑप्शन सी सही है। फिर है शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? यह प्रश्न यूपी विधानसभा आरओ एग्जाम 2021 से है। आगे सभी प्रश्न इसी परीक्षा से हैं, यानी कि जब तक मैं नहीं बताऊंगा नेक्स्ट एग्जाम तब तक। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? पुलिंद, अभ्रक, देवभूति या फिर वसुमित्र? सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, देवभूति शुंग राजवंश का अंतिम शासक था। निम्न में किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था? नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था किसने? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपने गेस किया अगर ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? वैष्णव धर्म को संरक्षण मिला था मौर्य, कुषाण, शिशुनाग। जी हाँ, ऑप्शन सी सही है, गुप्त। गुप्त वंश बिल्कुल सही है। गुप्त राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। 1857 की क्रांति का सर्वाधिक जो दुष्प्रभाव, बड़ा साइड इफेक्ट था वो क्या था? हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि हुई, ये नहीं था। कंपनी से क्राउन को शक्ति का हस्तांतरण, ये बिल्कुल सही था। सेना की चौकसी में वृद्धि, स्थानीय राजाओं का शासन में महत्व कम हुआ, ये नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, कंपनी से क्राउन को शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया। यही 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट था। कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? और फ्रेंड्स इसका आंसर अगर आपने चुना है, जी हाँ, ऑप्शन डी श्रावस्ती, तो बिल्कुल करेक्ट है। नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ? कुषाण, मौर्य, गुप्त या फिर गुप्तोत्तर? नागार्जुन स्तूप, सही आंसर है मौर्य युग, ऑप्शन बी सही है। दिल्ली सल्तनत के शासन के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? बहुत अच्छा प्रश्न। अगर आपने गेस किया है ऑप्शन ए बहराम शाह, तो आप बिल्कुल सही हैं। बहराम शाह ही इसका उत्तर है। रजिया का जो उत्तराधिकारी बना था वो बहराम शाह था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? मतलब कौन सी ऐसी घटना थी जिसके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये था गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन बी सही है। अभी ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद समाप्त हुआ था? तो वही है गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल गुजरात में है? कालीबंगा, वनावली, रोपड़ या फिर लोथल? सही जवाब ऑप्शन डी है, लोथल।
भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC का अध्यक्ष कौन था? कब? भारतीय स्वतंत्रता के समय। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, JB कृपलानी। JB कृपलानी जो थे भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? यह प्रश्न UPPSC RO 2021 की परीक्षा से लिया गया है और आगे के सभी प्रश्न जो हैं UPPCS यानी कि UPPSC RO परीक्षा से ही संबंधित हैं। अच्छा, ये प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज किया था लोगों को, जिसका आंसर था 40%। इसका उत्तर भी बहुत सारे लोग नहीं दे पाए थे। ठीक है, फिलहाल इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, 40%। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का जो कुल व्यय होता था वो 40% था। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? इसका उत्तर है जी ऑप्शन बी, गोरखपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? हिक्की का बंगाल गजट का प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ? और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? इनके स्थान आपको रटे हुए होने चाहिए। आइए आपको बताते हैं। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 15 जुलाई 1913 में। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905 में। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू हुआ था कलकत्ता से 1779 में। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है 15 जनवरी 1784 में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? जी हाँ, ऑप्शन थर्ड वाला पहले आएगा, फिर चौथा वाला आएगा, फिर 1 और 2, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। ये सही नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का केवल पहला विकल्प सही है। निम्नलिखित में कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल से नहीं था? दुआर्ड बारबोसा, ये पुर्तगाली था। डोमिंगो पावस भी पुर्तगाली था। फर्नाओ नूनीज भी पुर्तगाली था। पीटर मुंडी एक फिलोसफर था और ये कहाँ से आया था? यूरोप से आया था। तो यही हमारा उत्तर बनेगा। और ये आया था शाहजहां के शासनकाल में, ये भी याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर है राजा चेत सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट है। 1781 में काशीवासियों ने राजा चेत सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया? साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन सी यानी कि बलबन के द्वारा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसके बाद आपको विकल्प में से सही जवाब चुनना है। कथन है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो देखो, जो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वो सिर्फ इसलिए हुई थी कि जो भी भारतीय उस समय लंदन में थे वो आपस में बैठकर विचार विमर्श कर सकें, बस यही उद्देश्य था। यानी कि यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, यानी कि इसका विकल्प ए आपका उत्तर बनेगा। निम्नलिखित में किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? 1832, 1833, 1834 या फिर 1835 में? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1834 में वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया और आगरा प्रेसिडेंसी में डाल दिया गया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था?
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोरंजन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। करजन वाली की हत्या कब हुई? खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब दिया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो इनका अगर आपको काल याद है, समय याद है, तो आप इनको व्यवस्थित कर पाएंगे। आइए आपको बताते हैं। तो 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या की। खुदीराम बोस को मृत्युदंड मिला था 11 अगस्त 1908 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया कब? 4 जनवरी 1881 में। अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ कब? 1912 में। तो सबसे पहले जो घटना हुई वो कौन सी हुई? 3 नंबर वाली, केसरी समाचार पत्र प्रारंभ हुआ 4 जनवरी 1881 में। फिर खुदीराम बोस 1908। फिर 1 जुलाई 1909 करजन वायली की हत्या होती है मदन लाल ढींगरा के द्वारा। और फिर चौथा वाला विकल्प अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन या नंदिवर्मन, पल्लवमल। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, केवल 2 और 4 इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? अच्छा, गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे वो थे गुरु अंगद, जिनका पहले नाम क्या था? लहना। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब हुआ था? दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो कब हुआ था? और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था तो कब हुआ था? ये आपको यहाँ पर मैच कराना है। इसका आंसर है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये हुआ कब? 1780 से लेकर 1784 के बीच में। इसके बाद द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता है कब? 1750 से 1754 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805 तक। और एक बचता है तो उसको आप मैच करा लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपको ऑप्शन है ए, ये बिल्कुल करेक्ट है। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, दरोगा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनकी पुलिसिंग कर्तव्यों से वंचित करने का निर्णय लिया था और इसके बजाय जिलों को 20 से 30 वर्ग मील के स्थानों या पुलिस क्षेत्राधिकार की इकाइयों में विभाजित कर दिया था। तो दरोगा जो होता था वो कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि माना जाता था। 2 कथन दिए गए हैं और आपको कूट के द्वारा इसका आंसर देना है। कथन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, सही है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ऐसा नहीं। तो केवल ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, यानी कि विकल्प सी हमारा उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष। फाहियान आया था 399 से 414 ईस्वी में, सही है। हुएन सांग आया 629 से 645 ईस्वी, ये भी सही है। अलमसूदी 957 ईस्वी, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, इत्सिंग। ये बिल्कुल करेक्ट है। इत्सिंग जो था वो कब आया था? 672 में आया था। और कब तक रहा? 695। थोड़ी सी गलती है बस, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, सही है। स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है 1797, यानी कि विकल्प डी करेक्ट है। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई थी? आगे चलकर
ये जो मुद्रा राक्षस है इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया था किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो मूल रूप में जो मुद्रा राक्षस थी वो संस्कृत भाषा में थी, इसको लिखा था विशाख दत्त ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था? तो कश्मीर, गुर्जर और कर्नाटक, तीनों कश्मीर, गुर्जर और कर्नाटक ये अशोक के साम्राज्य में थे। कामरूप नहीं था, तो उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। अशोक के किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? सिर्फ 2 शिलालेख ऐसे हैं जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। इसमें एक है शाहबाजगढ़ी, यानी कि यही हमारा उत्तर बनेगा, और दूसरा कौन सा है? मानसेहरा अभिलेख। अशोक के कुल कितने अभिलेख हैं? 14 अभिलेख मिले हैं, और 13वां अभिलेख यानी कि 13वां जो शिलालेख है वो सबसे बड़ा है, तो ये भी याद रखना आप। कुषाण कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों माना जाता है कि कुषाण जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। कुषाणों के बारे में एक बात और भी याद रखना कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे। जबकि सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो गुप्त वंश में चलाए गए थे। दोनों प्रश्न थोड़े से डिफर हैं लेकिन रिलेटेड हैं, याद रखना। कुषाणों का जो प्रथम नेता था उसका नाम था कुजल कडफिसस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि की एक किताब भी थी, उसका नाम बता सकते हो? देखो, जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। और महाभाष्य जो व्याकरण में इन्होंने किताब लिखी है उसका नाम है महाभाष्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है? और दोस्तों इसका आंसर बनेगा तमिल साहित्य जो है यह संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है श्रीकालाहस्ती, तिरुपति, हम्पी या फिर भद्राचलम। उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ए, श्रीकालाहस्ती में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। यह तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम था जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया वो था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। और कब आक्रमण किया था? तो 711 ईस्वी में। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, तो विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो जयचंद ने पहले पृथ्वीराज चौहान को मरवाया, बाद में खुद भी मारा गया और उसी व्यक्ति से मारा गया। किससे? मोहम्मद गोरी से। लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, बलबन। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी जो है यह कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा 1336 में। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, बताओ। तो कुश्ती में भाग लेती थी विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं। बहमनी और चोल साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति कोई खास नहीं थी, लेकिन विजयनगर साम्राज्य जो था ये महिलाओं के लिए काफ़ी उदार था। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? इसका आंसर हो जाएगा, गेस करो। काबुल गेस किया है, गलत हो जाएगा। सही जवाब करानौर है, ऑप्शन ए सही है। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 26 जनवरी 1556 में, और फिर 14 फरवरी के दिन 1556 में अकबर को कलानौर में राज्याभिषेक किया गया। उस समय उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष कुछ महीने थी। किसके शासनकाल में पहली बार भारत का पहला, जो ये रुपया देखते हो ना, जो रुपया चलता है, रुपये का मूल रूप पहली बार रुपया छपा था तो ऐसे छपा था, और इसको किसने छपवाया था? शेर शाह ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन डी, हुमायूं। तो इस प्रकार से आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हुए और ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए
तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, पूरा वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा है तो 3 प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा जो कि इसी वीडियो से हैं। तो बताइए कि आपको कितना याद रहा। बताइए कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई है। कुषाण कहाँ के निवासी थे। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी। अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो आपको निश्चित रूप से इन प्रश्नों का उत्तर याद होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।